अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अपर लिम्ब की नेक्स्ट बोन ह्यूमरस। जो हमारी ह्यूमरस है वो हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है, यानी कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी बोन जो हमारे अपर लिम्ब यानी कि हमारे जो ऊपर के लिम्ब है उनकी ह्यूमरस होती है। जो ह्यूमरस होती है वो हमारा अपर आर्म के अंदर स्कैपुला से आर्टिकुलेट करके एक तो हमारा शोल्डर जॉइंट बनाती है और नीचे रेडियस और अल्ना बोन से आर्टिकुलेट करके हमारा एल्बो जॉइंट बनाती है। यानी कि जो हमारी ह्यूमरस है उसके अपर एंड पे हमारा बनेगा शोल्डर जॉइंट और लोअर एंड पे बनेगा हमारा एल्बो जॉइंट। हमारी जो ह्यूमरस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपर एंड की। तो हमारा जो अपर एंड होता है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। हमारा जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा हेड। हेड जो हमारा होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है और वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ। हेड से हमारे जस्ट नीचे होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि ये फिजिकल कुछ है नहीं बोन पर, ये हमने इमेजिन कर रखा है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक का काम होता है जो हेड है उसको बाकी का जो अपर एंड है उसको सेपरेट करने का। जैसे ही हमारी एनाटॉमिकल नेक खत्म होती है उसके बाद हमारे 2 ट्यूबरकल आते हैं, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब होता है एक एलिवेशन, एक उभार उस बोन के ऊपर। तो जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है वो बड़ा होता है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के अपर एंड पे। और उसके बाद जो हमारा लेसर ट्यूबरकल है वो हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है अपर एंड के, ये एक एलिवेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। तो जो दो हमारे ट्यूबरकल है उन दोनों के बीच के अंदर अब एक गड्ढा हो गया, एक नाली टाइप बन गई है। अगर हम 2 दीवार खड़ी कर देंगे तो एक बीच में गली बन जाती है, तो हम उस गली को हम बोलेंगे बाइसिपिटल ग्रूव या फिर सल्कस। उन दोनों दीवारों को हम बोलेंगे ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल, और तो दोनों दीवारों के बीच के अंदर जो जगह बनी है उसे हम बोलेंगे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। इसका काम क्या होता है? ये कुछ मसल्स का इंसर्शन और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ मसल्स को यहाँ से पास करने का आता है, यहाँ से कुछ आर्टरीज निकलती है, कुछ वेन्स निकलती है इस बाइसिपिटल ग्रूव से। बाइसिपिटल ग्रूव जैसे ही हमारी एंड होती है तो हमारा आता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। सर्जिकल नेक का यूज़ होता है जब भी हमें कोई सर्जरी या फिर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर ह्यूमरस पे परफॉर्म करना है, तो हमारा जो इंसर्शन होगा या फिर हमारा जो कट होगा वो यहीं पर ही लगाया जाएगा। मान लीजिए आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई, हमें उसमें ग्राफ्ट लगा के उसको ज्वाइंट करना है, तो यहीं पर ही उसको ब्रेक करके या फिर ग्राफ्ट लगाया जाएगा सर्जिकल नेक के ऊपर। और इसका दूसरा काम होता है ये अपर एंड को, यानी कि हमारा जितना भी हमने जो पढ़ा है एनाटॉमिकल नेक, हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल, ट्यूबरकुलर सल्कस, इन सबको जो हमारी जो बॉडी की है या फिर शाफ्ट है ह्यूमरस की उससे सेपरेट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ये हमारी पूरी ह्यूमरस बोन है और ये इस तरीके से हमारी स्कैपुला के साथ अटैच रहती है। ये इस तरीके से हमारे स्कैपुला के साथ जॉइंट रहती है और बॉडी में हमारी इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले अपर पार्ट के ऊपर। जो हमारा जो ह्यूमरस बोन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर, मिडल और ये लोअर। यानी कि ये अपर पार्ट हो जाएगा, ये मिडल पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा लोअर पार्ट। तो अब हम सबसे पहले इस अपर पार्ट की बात करेंगे। तो अपर पार्ट में सबसे पहला हमारा आता है हेड। अब ये जो आप डिस्क लाइक स्पेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम हेड ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस के जस्ट नीचे जैसे ही हमारा ये हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। हेड के जस्ट नीचे ही होता है एनाटॉमिकल नेक। अब इस एनाटॉमिकल नेक के नीचे होते हैं हमारे 2 ट्यूबरकल। हमारा सबसे पहला होता है पीछे वाला ग्रेटर ट्यूबरकल और हमारा ये आगे वाला लेसर ट्यूबरकल। ह्यूमरस हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो हमारा जो पीछे वाला ट्यूबरकल है वो ग्रेटर ट्यूबरकल और हमारा ये जो आगे वाला ट्यूबरकल है ये हमारा लेसर ट्यूबरकल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है बाइसिपिटल ग्रूव। तो हमारी ये जो ग्रूव होती है दोनों ट्यूबरकल के बीच में पाई जाती है। ये कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच के अंदर से रन करते हुए ये नीचे तक जाती है। तो इसे हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, यानी कि 2 ट्यूबरकल के बीच की ग्रूव, या फिर इसको हम बोलेंगे इंट्रा ट्यूबरकुलर सल्कस, यानी कि 2 ट्यूबरकल के बीच का एक सल्कस बोलेंगे हम इसे। आप ऊपर से कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ग्रूव बन रही है। अब उसके बाद हमारा आता है सर्जिकल नेक। तो जो हमारा सर्जिकल नेक होता है वो जैसे ही हमारे ट्यूबरकल्स खत्म होते हैं तो वो यहाँ पर बनता है। ये भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने इमेजिन करा है अपने हिसाब से। अब जब शाफ्ट की बात हुई तो अब हमारा अगला टॉपिक है शाफ्ट। अब हम आते हैं हमारे शाफ्ट पे। तो शाफ्ट को हम बॉडी भी बोलते हैं। अब जैसे हम हमारा ह्यूमन लेंगे तो हमारा जो हेड है, हेड के नीचे हमारी नेक आ गई, नेक के नीचे जो जितना भी ट्रंक है हम उसे बॉडी बोलते हैं। तो शाफ्ट को भी हम ह्यूमरस की बॉडी बोलते हैं। जो शाफ्ट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। उसका जो अपर पार्ट है वो राउंडेड रहता है और उसका जो लोअर पार्ट है वो ट्रायंगुलर रहता है। अब अगर वो ट्रायंगल है तो साफ सी बात है उसके 3 ही बॉर्डर होंगे। अब अगर उसके 3 ही बॉर्डर होंगे तो उसकी 3 ही सर्फेसेज होंगी। ट्रायंगल की 3 ही बॉर्डर और 3 ही सर्फेस होती है।
अब हम आते हैं सबसे पहले बॉर्डर्स पे। तो बॉर्डर में हमारा पहले सबसे पहले होगा एंटीरियर बॉर्डर, यानी कि एंटीरियर नोक या एंटीरियर लाइन। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है, हमारा जो बाइसेपिटल ग्रूव है, उसके जो लेटरल लिप्स है। अब हमने जो दीवार देखी, उस दीवार का जो लेटरल साइड है, यानी कि अंदर जो उसका लेटरल साइड है, वो बाइसेपिटल ग्रुप का लेटरल लिप हो जाएगा। तो उस लेटरल लिप से, यानी कि जो लेटरल ट्यूबरकल जहाँ पर एंड हो रहा है बाइसेपिटल ग्रुप की एज के ऊपर, वहाँ से लेके मिडल ऑफ ह्यूमरस में जाएगी एकदम लोअर एंड पे। उसके बाद जो हमारा लेटरल बॉर्डर है वो कहाँ सीन होगा? केवल नीचे की साइड वो सीन होगा। जैसा कि हमें पता है कि ऊपर से हमारी ह्यूमरस राउंडेड है, यानी कि गोल है, और नीचे से वो ट्रायंगुलर है। ऊपर तो हमें कुछ भी फिजिकली बॉर्डर वगैरह दिखेंगे नहीं, तो हम नीचे से देखते हैं। तो ये जो हमारा सुप्रा कॉन्डाइलर रिज है, लेटरल सुपर कॉन्डाइल रिज, सुपर कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, सुप्रा कॉन्डाइल क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लीजिए, जो हमारा जो लोअर एंड यानी कि नीचे की तरफ जो सुप्रा कॉन्डाइलर रिज है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, पोस्टीरियर की तरफ जाके चला जाता है हमारा लेटरल बॉर्डर। फिर आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ से होता है? मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कल, यानी कि बाइसेपिटल ग्रुप के मीडियल लिप से और मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज तक होता है ये। फिर अब आते हैं हम सरफेसेस के ऊपर। अब एक ट्रायंगल है, तो हम उसके जब वो सरफेसेस देखेंगे तो दो बॉर्डर्स के बीच की ही तो सरफेस होगी। तो हमारी इसी तरीके से पहली सरफेस है एंटीरियर लेटरल सरफेस। अब एंटीरियर लेटरल इसके नाम में ही है कि ये एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होती है, तो ये उनसे मिलकर बनी हुई रहती है। इस पूरी सरफेस के ऊपर बीच के अंदर एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, यानी एक उभार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। और एक ये वी शेप की होती है। इसे हम डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारा डेल्टोइड मसल आके अटैच होता है। उसके बाद हमारा अगला सरफेस है एंटीरियो मीडियल सरफेस। एंटीरियो मीडियल नाम से साफ है कि ये एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बना है, अब उसे हम बोलेंगे एंटीरियो मीडियल सरफेस। इसके अंदर भी एक पूरा मिडल के अंदर एक प्रेजेंट रहता है फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब हमारी हर बोन के अंदर फोरामेन होता है। फोरामेन्स का काम ये होता है कि वहाँ से नर्व्स को पास करना, यानी कि जो इतने भी हमारी नर्व इम्पल्स जो हमारे ब्रेन से बोन के अंदर जाता है, वो इन्हीं फोरामेन्स के थ्रू जाता है। उसके बाद है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस किससे बनेगा? हमारा मीडियल और लेटरल बॉर्डर से। और इसके मिडल में हमारी एक रेडियल ग्रूव रहती है, जिससे हमारी रेडियल नर्व और रेडियल आर्टरी निकलती है। हमारी जो शाफ्ट होती है वो यहाँ से लेके इसके बीच में होती है, यानी कि बॉडी होती है हमारी। तो हमारी शाफ्ट जो ऊपर से, यानी कि इतने इतने एंड से, वो यहाँ पे सर्कुलर होती है, और बाकी यहाँ नीचे से हमारी पूरी ट्रायंगुलर होती है। तो शाफ्ट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर्स और सरफेसेस की, क्योंकि नीचे से ये ट्रायंगल और ऊपर से सर्किल है। सर्किल की बात करने से कोई मतलब नहीं है, हम ट्रायंगल की बात करेंगे। अब ट्रायंगल के 3 तो बॉर्डर होते हैं और 3 उसकी सरफेसेस होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो हमारा सबसे पहला बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर। तो इसमें हमने लिखा है कि ये हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लेटरल लिप से होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। अब हम देखेंगे कि ये इसका लेटरल लिप होगा, यानी कि इसकी लेटरल वॉल होगी, और ये वाली इसकी मीडियल वॉल होगी। तो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लेटरल लिप से होता हुआ मिडल में इस तरीके से जाता है। तो ये हमारा होगा एंटीरियर बॉर्डर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बोन के अंदर भी विजिबली दिख रहा होगा कि हमारा एंटीरियर बॉर्डर यहाँ से जाता हुआ इस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा अगला बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर। तो हमारा जो लेटरल बॉर्डर होता है वो ऊपर से नहीं दिखता, वो नीचे से दिखता है हमारी सुप्रा कॉन्डाइलर रिज के यहाँ पर। तो हमारा लेटरल बॉर्डर कुछ इस तरीके से यहाँ से चलता है, इस तरीके से चलता हुआ ये पोस्टीरियरली चला जाता है। उसके बाद हमारा अगला बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर। तो नाम के साथ जाहिर है कि हमारी मीडियल साइड पे होगा। तो इसमें लिखा हुआ है मीडियल लिप ऑफ इंट्राट्यूबरकुलर सर्कस से मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज तक। तो हम इसको यहाँ से ये हमारा बॉर्डर जाता है और ये इस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से अब हमारी बॉर्डर बन गई, अब हमारी आती है सरफेसेस की बात। तो हमारी जो सरफेस होगी, तो हमारी सबसे पहले सरफेस है एंटीरियर लेटरल सरफेस। तो हम देखेंगे कि भाई हमारा ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये हमारा पीछे से हमारा आ रहा है लेटरल बॉर्डर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ ये बीच में बनेगी एंटीरियर लेटरल सरफेस। इस एंटीरियर लेटरल सरफेस के मिडल में एक हमारी ट्यूबरोसिटी पाई जाती है यहाँ पर, जिसे हम बोलेंगे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर हमारा कौन सा मसल अटैच होता है? यहाँ पर आके होता है हमारा डेल्टोइड मसल अटैच। इस तरीके से आप एक ट्यूबरोसिटी या उभार यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला बॉर्डर है एंटीरियर मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ बनेगा? तो ये हमारा बनेगा एंटीरियर बॉर्डर और हमारे मीडियल बॉर्डर के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर मीडियल बॉर्डर। इस बॉर्डर के बीच के अंदर, यानी कि शाफ्ट के अंदर, इस बॉर्डर के बीच में एक फोरामेन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। उसके बाद हमारा, तो जब हम इसको पूरा पीछे की तरफ हम पूरा घुमा देंगे,
यानी कि पूरा पीछे कर देंगे, ये होगा हमारा पोस्टीरियर सरफेस। अब हम बात करते हैं हमारी पोस्टीरियर सरफेस के, तो जब हम ह्यूमरस को पीछे रोटेट कर देंगे तो हमारा पोस्टीरियर सरफेस बनेगा। ये किससे बनता है? हमारी मीडियल और हमारी लेटरल बॉर्डर से। इन दोनों के बीच में जो हमारा सरफेस बन रहा है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा। इस सरफेस में एक ग्रूव पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं रेडियल ग्रूव, जिससे हमारी रेडियल आर्टरी, रेडियल वेन निकलती है। तो ये ग्रूव आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं हमारे लोअर एंड के ऊपर। जो हमारा लोअर एंड होता है वो कॉन्डाइल्स बनाता है, यानी कि दो प्रोजेक्शंस बनाता है, और वो प्रोजेक्शन साइड टू साइड और अपना एक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसे हम एपीकॉन्डाइल बोलते हैं। एपी मतलब यानी कि पेरिफ्री के पास, सरफेस के पास। तो अगर किसी कॉन्डाइल के अंदर एक एपीकॉन्डाइल है तो उसके सरफेस के ऊपर बना हुआ है। अब इस कॉन्डाइल्स के दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा लोअर एंड है वो पूरा कॉन्डाइलर एंड है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आर्टिकुलर पार्ट और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो हमारे जो आर्टिकुलर पार्ट का मतलब होता है कि वो किसी से जॉइंट बनाते हैं, किसी से आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब उससे साथ एक रिलेशन के अंदर है, जबकि नॉन आर्टिकुलर पार्ट वो किसी रिलेशन के अंदर नहीं है। तो सबसे पहला आता है हमारा कैपिटुलम कॉन्डाइल। अब जो कैपिटुलम कॉन्डाइल होता है वो एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, और वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस बोन के साथ, मतलब वो जॉइंट बनाता है रेडियस बोन के हेड के साथ, हमारा कैपिटल कॉन्डाइल। फिर हमारा दूसरा कॉन्डाइल होता है ट्रोक्लिया कॉन्डाइल। ये एक पुली शेप्ड का होता है। जब हम देखते हैं कि भाई हम कुएं से एक पानी निकाल रहे हैं, तो जिस सर्किल वाले, जिस गियर के ऊपर रस्सी चलती है, ये उस शेप का होता है, हमारा पुली शेप का होता है ट्रोक्लियर कॉन्डाइल। इसका काम क्या होता है? हमारी जो ट्रोक्लियर नॉच है अल्ना बोन की, उससे आर्टिकुलेट करता है, और जो हमारा एल्बो जॉइंट मेनली बनाता है वो हमारा ट्रोक्लिया कॉन्डाइल बनाता है। हम जो हमारी एल्बो को फ्लेक्स या एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे हाथ का खोल या बंद कर सकते हैं, उससे हम, वो किसके थ्रू होता है? हमारे ट्रोक्लियर कॉन्डाइल के थ्रू ही होता है। ये तो हमारे आर्टिकुलर पार्ट होते हैं जो किसी से कोई जॉइंट्स बना रहे हैं या फिर उनसे आर्टिकुलेट करते हैं। अब है नॉन आर्टिकुलर पार्ट, जो एक फिक्स रहते हैं, जिनका काम मोस्टली मसल अटैचमेंट या फिर बाकी चीज़ों का है। तो सबसे पहले है मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब जो हमारा ट्रोक्लिया कॉन्डाइल है वो मीडियल साइड में होता है। अब उससे एक और प्रोजेक्शन निकल रहा है, तो हम उस प्रोजेक्शन को बोलेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये हम फेल्ट भी कर सकते हैं। अभी भी अगर आप अपने एल्बो जॉइंट की मीडियल साइड पे टच करेंगे तो आपको एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर फील होगा। जी हाँ, बिल्कुल वही आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है। उसी के अपोजिट है हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। वो कैपिटुलम का एक लेटरल प्रोजेक्शन है जिसका काम क्या है? मसल अटैचमेंट का। इन दोनों एपिकॉन्डाइल्स का काम है मसल अटैचमेंट का। जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो फ्लेक्सर मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है, और जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो हमारे एक्सटेंसर मसल, यानी कि जो हमारे फोरआर्म को हमारे अपर आर्म तक लाने के लिए काम करता है वो हमारे फ्लेक्सर मसल, और वापस उसको दूर ले जाने का काम करते हैं वो एक्सटेंसर मसल्स। फिर उसके बाद है सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब हमारा जो एपिकॉन्डाइल है उसके जस्ट ऊपर और शाफ्ट के नीचे एक छोटा सा स्पेस बनता है, यानी कि हमारा जो कॉन्डाइल बन तो गया, अब उस कॉन्डाइल के जस्ट सुपीरियर जो बॉर्डर चल रहा है और जहाँ पे शाफ्ट आके खत्म हो रहा है, उन दोनों के बीच की जगह को हम बोलेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। सुप्रा मतलब ऊपर, कॉन्डाइलर मतलब कॉन्डाइल्स के ऊपर। तो ये दोनों तरफ होता है, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज और लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब आप आता है हम फोसास के ऊपर, जो हमारे लोअर एंड्स पे रहते हैं। फोसास एक गड्ढे को बोलते हैं, एक डिप्रेशन को बोलते हैं, कि भाई एक अगर हम प्लेन ज़मीन में एक खड्डा खोद देंगे, किसी, जैसे कि हम किसी पेड़ को लगाने के लिए पहले एक खड्डा खोदते हैं, तो उस खड्डे को हम बोलेंगे एक फोसा। तो इसी तरीके से हमारी ह्यूमरस के लोअर एंड में 3 फोसा होते हैं। तो हमारा पहला है कोरोनॉइड फोसा। ये किसके ऊपर रहता है? ये हमारा जो ट्रोक्लियर कॉन्डाइल है जस्ट उसके अबव होता है, यानी कि जब हम एंटीरियर हमारी ह्यूमरस को रखेंगे और हमारा जो ट्रोक्लियर कॉन्डाइल है उसके जस्ट अबव ये एक फोसा होगा। इसमें क्या आता है? जो हमारी अल्ना बोन है उसका कोरोनॉइड प्रोसेस आता है जब हमारी एल्बो फ्लेक्स रहती है। जब हमारी हम एल्बो फ्लेक्स कर लेंगे, यानी कि मान लीजिए आप अपने हैंड से अपने शोल्डर को टच कर रहे हैं, अब आप अपने अपना पूरा आर्म को बंद कर दिया है, पूरी कोहनी बंद कर ली है। कोहनी बंद करने के बाद जो हमारा अल्ना बोन का कोरोनॉइड प्रोसेस है वो उस कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ताकि हमारा आर्म अच्छे से फ्लेक्स हो सके। फिर उसके बाद आता है हमारा रेडियल फोसा। ये जो हमारा कैपिटुलम कैंडाइल है उसके जस्ट ऊपर होता है, एंटीरियरली होता है ये भी, और इसके अंदर हमारा रेडियस का हेड आता है। हमारे कोरोनॉइड फोसा के अंदर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन आता है, और रेडियल फोसा के अंदर रेडियस का हेड आता है जब हमारी एल्बो फ्लेक्स रहती है, यानी कि जब हमारी एल्बो बंद रहती है। अब जब हमारी एल्बो को हम पूरा खोल लेते हैं, हमारा हाथ को स्ट्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पीछे भी एक फोसा रहता है पोस्टीरियरली लोअर एंड पे, जिसे हम बोलते हैं ओलिक्रैनियन फोसा। ये एक डिप्रेशन होता है हमारी ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, और इसके अंदर क्या आता है? ओलिक्रैनियन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड, जब हमारी एल्बो एक्सटेंड। अब हम आते हैं हमारे लोअर एंड के ऊपर। जो हमारा लोअर एंड होता है वो इस पार्ट को हम बोलते हैं। तो लोअर एंड मोस्टली कॉन्डाइलर एंड होता है। तो हमारा सबसे पहला कॉन्डाइल है कैपिटुलम कॉन्डाइल। ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है और हमारे
रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जितना मैंने पार्ट पूरा कवर कर दिया, इसे हम बोलते हैं कैपिटुलम कॉन्डाइल, और ये कुछ इस तरीके से हमारी रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट इसलिए करता है क्योंकि जब हम इन दोनों बोन्स को बंद करके हमारा हैंड ऐसे करेंगे, हमारा हैंड एक एल शेप में बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कैपिटुलम कॉन्डाइल हमारा जो होता है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा अगला कॉन्डाइल है ट्रोक्लिया कॉन्डाइल। ये हमारा जो बड़ा वाला कॉन्डाइल है, जो हमारी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, ये हम इसे बोलते हैं हम ट्रोक्लियर कॉन्डाइल। ये इस तरीके से कुछ हमारी अल्ना से आर्टिकुलेट करता है। अब जो ये दोनों कॉन्डाइल्स बने, ये और ये, अब इन दोनों का एक लेटरल प्रोजेक्शन है दोनों की तरफ। अब इन दोनों को हम बोलेंगे लेटरल एपिकोंडाइल और एक मीडियल एपिकोंडाइल। तो हमारा जो कैपिटुलम के पास वाला ये जो कॉन्डाइल है, इसे तो हम बोलेंगे लेटरल एपिकोंडाइल, और हमारा जो ट्रोक्लिया के पास में ये जो कॉन्डाइल है, इसे हम बोलेंगे मीडियल एपिकोंडाइल। अब इन दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर रिजिस पाई जाती है। रिजिस यानी कि एक उभार पाया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखते हैं कि इस वाले कॉन्डाइल के ऊपर एक ये पतली सी रिज जा रही है, तो इस पतली सी रिज को हम बोलेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन, यानी कि कॉन्डाइल के ऊपर का रीजन। अगर हम मीडियल साइड पे देखते हैं तो हमारा कॉन्डाइल तो ये इतना इतना ही है, लेकिन जो हमारा अपोजिट साइड पे ये जो रिज जा रही है इसके ऊपर सुपीरियरली, इसे हम बोलेंगे मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। तो हमारे कैपिटुलम कॉन्डाइल के दोनों जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है उनको हम बोलेंगे एपिकोंडाइल, और उनके ऊपर की सरफेस को हम बोलेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब लोअर एंड में हमारे 3 फोसास पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि फोसास को गड्ढे बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा पाया जाएगा कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा जो होता है वो हमारे ट्रोक्लिया के ऊपर होता है। यहाँ पे जो आप गड्ढा देख पा रहे हैं, इस गड्ढे को हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। ये देखिए इस गड्ढे को। अब इसका नाम कोरोनॉइड फोसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा अल्ना बोन का इस वाले पार्ट को हम हमारे बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। तो जब हमारी ये अल्ना बोन ऐसे बंद होगी तो ये जो शार्प प्रोजेक्शन है ये इस खड्डे के अंदर आके अटैच हो जाएगा। तो इसे इस खड्डे का काम ये होता है कि भाई जो पॉइंटी स्ट्रक्चर है इनको आर्टिकुलेट करना या इनको अकोमोडेट करना, इसलिए इसका पहले का नाम है कोरोनॉइड फोसा। उसके बाद हमारा दूसरा फोसा है रेडियल फोसा। जो हमारा इस फोसा को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये फोसा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारा ये जो हेड ऑफ द रेडियस है, ये हमारा इस फोसा के अंदर आता है। सेम वही जब हम आर्म को फ्लेक्स करेंगे, यानी कि हम जब हमारी एल्बो को ऐसे बंद कर लेंगे, ये बंद हो जाएगी, तो ये जो हमारा हेड ऑफ द रेडियस है वो बंद होकर इसके अंदर आके अकोमोडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा और आखिरी फोसा है हमारा ओलिक्रनन फोसा। ओलिक्रनन फोसा हमारे पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस में होता है। ये कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वहाँ पीछे देख सकते हैं कि एक फोसा है। अभी हमने जब ये लिखा था कि हमारी जब आर्म एक्सटेंडेड होगी तब ये फोसा प्रेजेंट होगा, तो ये फोसा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जब हमारी आर्म एक्सटेंड होती है तो हमारा ये जो अल्ना का ओलिक्रनन प्रोसेस है, इस पार्ट को हम ओलिक्रनन प्रोसेस बोलते हैं अल्ना का, वो जाके इसमें अकोमोडेट होगा। तो इसे हम बोलेंगे हम ओलिक्रनन फोसा। अब कुछ मसल अटैचमेंट है। हमारी जो पहली मसल्स है वो इंसर्शन वाली मसल्स है सारी, और उसके बाद हमारी जो दूसरी मसल्स है वो सारी ओरिजिन वाली मसल्स है। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इनको 3D में देखेंगे कि कौन सी मसल्स कहाँ अटैच होती है। अब हम आते हैं हमारे नर्व्स के ऊपर। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस है। जैसा कि हमने अभी 3D मॉडल्स में भी देखा, हमने आगे विजुअली भी समझा कि ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस है। अब ये कैसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका ये है कि जब आप देखेंगे कि इसकी जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वो राइट साइड में आ रही है, यानी कि मीडियली आ रही है, जबकि वो लेटरली होती है। मतलब जब अगर हम इस बोन को उल्टा घुमा देंगे तब ये इस साइड में आएगी। फिर और आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे एक ही फोसा दिख रहा है। आमतौर पे एंटीरियर साइड में 2 फोसा होते हैं, कोरोनॉइड और रेडियल, लेकिन हमारे नीचे एक ही फोसा दिख रहा है जो है ओलिक्रनन फोसा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये पोस्टीरियर व्यू है ह्यूमरस का। ऊपर से हम देखेंगे कि जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है वो लेटरली फेस कर रही है, जबकि वो मीडियली फेस करनी चाहिए। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारी पोस्टीरियर की ह्यूमरस बोन है। अब हम इसमें अब देखते हैं हमारी नर्व्स अटैचमेंट। तो हमारे जो पोस्टीरियरली जो हमारे हेड ऑफ द ह्यूमरस है, वहाँ पे हमारी पोस्टीरियरली एक्सिलरी नर्व आती है। उसका नाम एक्सिलरी नर्व इसलिए क्योंकि वो एक्सिला के अंदर रहती है। उसके बाद वो घूम कर वापस आगे जाके और हमारे पीछे की तरफ हमारी जो रेडियल ग्रूव है उसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर आके इसी सेम नर्व का नाम हम बदल जाता है, यहाँ इसका नाम होता है रेडियल नर्व। उसके बाद ये वापस एंटीरियर जाके उसके बाद हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल है उसके पोस्टीरियरली निकल के हमारे फोराम में आ जाती है। तो जब ये अपने मीडियल एपिकोंडाइल में यहाँ पीछे रहती है तब इसका नाम रहता है हमारा अल्नार नर्व। अब हम आते हैं हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। तो हमारी जो सबसे पहली क्लिनिकल एनाटॉमी है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारा लिखा हुआ था कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन। तो इसमें साफ साफ है कि भाई
हमारा जो फ्रैक्चर जनरली ह्यूमरस कहाँ से हो सकती है, तो सबसे पहले सर्जिकल नेक से हो सकती है, जो कहाँ पे होता है, हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस में सबसे नीचे होता है। उसके बाद हमारे शाफ्ट में यानी कि बीच में से एकदम ह्यूमरस टूट सकते हैं। उसके बाद सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन, तो हमारे जो भी सुप्रा कॉन्डाइलर है, लेटरल और मीडियल, वहाँ से वो टूट सकता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का हमने फोटो दिखा रखा है आपको। तो क्या है, सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज के अंदर ही कॉमन होता है, क्योंकि बोन्स वीक्स रहती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फॉल ऑन ए आउटस्ट्रेच हैंड, यानी कि हमारा खुले हुए हाथ में अगर हम गिर जाएंगे, यानी कि हमारा हाथ सीधा और हम गिर जाएंगे, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। द लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड्स so that the elbow is unduly prominent, as in dislocation of elbow joint. This fracture may cause injury to the median nerve. It may also lead to Volkmann's ischemic contracture caused by occlusion of the brachial artery. मान लीजिए हमारा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया, तो ये होगा क्या, इसका दो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, ऊपर का फ्रैगमेंट और एक नीचे का फ्रैगमेंट। जो नीचे का फ्रैगमेंट है वो पीछे चला जाएगा। अब पीछे उसके क्या है, हमारा एल्बो जॉइंट यानी कि हमारी अल्ना अटैच्ड है, तो वो भी उसके साथ पीछे चली जाएगी। तो हमारा अपर आर्म तो आगे जा रहा है और हमारा जो फोर आर्म है वो पीछे चला जा रहा है। इससे होगा क्या, हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है जो हमारे ऊपर से जा रही है, अब वो भी मसल्स के साथ जुड़ के जा रही है। मसल्स किससे, बोन से जुड़े हुए हैं, तो जो वो सब पीछे चले जाएंगे, तो इस आर्टरी के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाएगा या फिर इसमें डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। इससे होगा क्या, जो आगे ही हमारे हैंड के अंदर जो खून और नर्व इंपल्स पहुंचा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, क्लॉइंग ऑफ फिंगर्स, यानी कि हमारा मुट्ठी अपने आप बंद हो जाएगी, एक क्लॉ की तरह हो जाएगा। और वेस्टिंग ऑफ फोरआर्म, यानी कि हमारा फोरआर्म वर्क करना बंद कर देगा। द थ्री बोनी पॉइंट ऑफ द नॉर्मल एल्बो, यानी कि अब हमें देखना है कि भाई हमारा एल्बो जॉइंट नॉर्मल है या नहीं है। तो हम जब हमारी एल्बो को फ्लेक्स करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। द थ्री पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल एल्बो फॉर्म्स अ ट्रायंगल इन ए फ्लेक्स्ड एल्बो एंड आर इन वन लाइन इन ए एक्सटेंडेड एल्बो। तो जो हमारा एपिकॉन्डाइल्स है, लेटरल, मीडियल और ऑलिकर्नोन प्रोसेस, ये तीनों एक जब हमारा हाथ सीधा रहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। भाई मीडियल एपिकॉन्डाइल, बीच में ऑलिकर्नोन प्रोसेस और लेटरल के अंदर लेटरल एपिकॉन्डाइल। लेकिन हम जैसे ही हमारा हाथ बंद कर लेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेंगे, ऑलिकर्नोन प्रोसेस नीचे आ जाएगा, दोनों कॉन्डाइल्स ऊपर आ जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब हमारा एल्बो जॉइंट एकदम ठीक है और हमारा कोई भी फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन नहीं हुआ है। अब हमारी अगली क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं। द ह्यूमरस हैज अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर 1/3 एंड लोअर 1/3, यानी कि ह्यूमरस का जो हेड है वहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई पुअरली होती है। फ्रैक्चर एट दिस साइड शोज डिलेड यूनियन और अनयूनियन। अब अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा तो पहले से ही ब्लड सप्लाई कम है और फ्रैक्चर होने के बाद और कम हो जाएगी, तो यहाँ के ऊपर अनयूनियन हो जाएगा, मतलब कि ये काम करना बंद कर देंगी। फिर है उसके बाद अगला है द हेड ऑफ द ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट इंफीरियरली, मतलब जब भी हेड ऑफ द ह्यूमरस डिसलोकेट होगा ग्लिनोइड कैविटी से तो हमेशा नीचे आएगा। वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि वो फोरआर्म का वेट बियर करता है हमारा ह्यूमरस। तो जैसे डिसलोकेट होगा तो वो फोरआर्म के वेट से पूरा नीचे आ जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली ह्यूमरस हमारा कहाँ होता और डिसलोकेट होने के बाद वो कहाँ आ सकता है।